हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछला सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और जो मैं डेली न्यूज़ देती हूँ वो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आज हम लोग लीगल स्टडी का क्लास करते हैं क्योंकि CUET का भी एग्ज़ाम है वो जो 22 मई को है। तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ स्किप हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन में ना मैं वन वर्ड आंसर लेकर के आई हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, ये तो आप लोगों को पता होगा कि BR अम्बेडकर जी, जिनका नाम भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्विक रिवीजन करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को ये पता होगा, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रीएम्बल, ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सबके क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि चेयरमैन कौन है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किए थे। तो इसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो आइडिया किसका था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन के लिए? ये आइडिया किसका था कि अपने भारत का भी संविधान होना चाहिए? तो सबसे पहली बार जिन्होंने आइडिया दिया था उनका नाम था MN रॉय, जो कि क्या थे? पॉलिटिशियन फिलोसोफर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कब हुआ था? इन एक्ट की बात कर रहा है। ठीक है, जिसको कि हम लोग इन्फोर्स भी बोलते हैं, लेकिन अडॉप्ट आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, और ये आपका इन्फोर्स्ड की बात कर रहा है, इसका मतलब 26 जनवरी 1950 जब से ये लागू हो गया था भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Constituent Assembly took to finally pass the Constitution। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके कि चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, तो आपको बताना है कि ये कितने दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरे कंप्लीट होने में पूरे। तो आपको मैं बता दूं कि हैंड रिटन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेम बिहारी नारायण रजाइदा। ठीक है, और ठीक है, इसके जो आपके इसके चेयरमैन है वो तो BR अम्बेडकर जी हैं। तो आपको इसको अबाउट 3 इयर्स लगे थे, जिसमें कि जो कि 9 दिसंबर 1946 को स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, और मैं बता दूं कि 2 इयर्स 11 मंथ 18 डेज टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन पूरे लगे थे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरे फिक्स बनाने में, और वो भी हैंड रिटन किसके थे? प्रेम बिहारी नारायण रजाइदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र कैम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। आपको बताना है कि ऐसा पहला स्टेट जो कि आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वो लिंग्विस्टिक स्टेट बना कौन से डेट को, कब से शुरू हुआ ये चीज़? तो ये 1 अक्टूबर 1953 से शुरू हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वॉज। तो आपको बताना है कि पहला स्पीकर कौन बना था लोकसभा का, और आपको मैं बता दूं कि लोकसभा को हम लोग लोअर बोलते हैं। ठीक है, और राज्यसभा को अपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन थे? GV मलगांवकर। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था? जब पंजाब यूनिवर्सिटी का आपका लॉ एंट्रेंस होता है 5 ईयर वाले, तो 5 ईयर वाले में भी ये क्वेश्चन था, और प्लस आपका DU का जो 3 ईयर का LLB होता है उसमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगी, वैसे तो मैं हर क्वेश्चन जितना भी लाई हुई हूँ तो वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और CUET के लिए, क्लैट के लिए, AILET के लिए, MHCET के लिए, LSAT के लिए,
हर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि पर्टिकुलर लीगल फील्ड के लिए है, वो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो इसको स्टार्ट से लेके एंड तक वॉच करिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होगा जो आपसे स्किप हो पाएगा, ठीक है। आप इसे बस 2 बार वॉच करो, एंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके माइंड से स्किप होने वाला है। अगर आप माइंड यहाँ पे रख के पढ़ोगे ना, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करने दोगे, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मीट ऑन, तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला जो मीटिंग हुआ था वो कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 9 दिसंबर 1946 को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को बने थे, जो कि आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे ये से हुआ था। लेकिन जो 9 दिसंबर 1946 को बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो आपको क्यों बनाए गए थे, क्योंकि वो सबसे एजेड पीपल थे वहाँ के असेंबली के, और वहाँ के फ्रेंच का जो मतलब कि वहाँ का कल्चर था, वहाँ का कहना था कि जो सबसे ओल्ड पर्सन है उन्हीं को हम इंटरिम प्रेसिडेंट बना देते हैं। लेकिन जस्ट 2 दिन बाद ही इसका फिर से क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन हुआ, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the Constituent Assembly for the Dominion of India reassembled on 31st October 1947, its reduced membership was, तो आपको बताना है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तब रीअसेंबल्ड हुआ कब, 31 अक्टूबर 1947 को, और वो अपने मेंबरशिप को रिड्यूस करके कितना कर दिया, 299। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन का आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से समझना है कि आखिर ये चीज़ हुआ कहाँ से, ये क्वेश्चन बना कहाँ से। और ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर रही हूँ किसी चीज़ों को, मैं अच्छे से समझाने को कोशिश कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, ठीक है। समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ, हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लोजली किसे फॉलो करता है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो अपने यूके को करता है, ठीक है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को फॉलो करता है अपने भारत का संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे हमारे भारत का अधिकतर जो आपका पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि आर्टिकल 19 हुआ, ये सब आर्टिकल्स भी हैं जो वो कहीं ना कहीं से बोरोड किए हुए हैं। तो आपके लिए फंडामेंटल राइट, DPSPs और आपका सिटीजनशिप, ये सब चीज़ मैटर करता है आपके लिए, ठीक है। तो विच वर्ड वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रो 42nd अमेंडमेंट, दिस वॉज द टू मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं रियली बताऊँ, टू मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कोई भी एंट्रेंस नहीं होगा आपसे ये नहीं पूछेगा कि प्रीएम्बल कौन से अमेंडमेंट से ऐड हुआ, क्योंकि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी इज़ द, मतलब ऐसा ये वर्ड है कि आपको याद रखना ही रखना है कि ये 42nd अमेंडमेंट से आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंजॉयड बाय, तो आपको बताना है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है। ये कौन सा आर्टिकल बोलता है आपका, और कौन से पार्ट में ये लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है अपने पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कि आर्टिकल 50 हमारा ये बात करता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है। क्यों सेपरेट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अपना अपना काम कर रहे हैं तो दोनों इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के काम में, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव पूरी अलग हो जाएगी और जुडिशरी पूरी अलग हो जाएगी, है ना। तो ये बात करता है आर्टिकल 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इस क्वेश्चन में से पूछ रहा है कि द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है किस चीज़ को। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि बताइए, इस नेम को आपको देके पूछेगा, बताइए इस नेम से स्टैंड किस नेम को करते हैं, तो आपको प्रियम्बल को करना है। ठीक है, प्रियम्बल को टिक आउट करना है। ये वन वर्ड आंसर है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो द इंसर्शन ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी इन द प्रियम्बल डिराइव्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि जो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी की बात करते हैं हम अपने प्रियम्बल में, तो उसको हम लोगों ने कहाँ से इंसर्ट किया है, कहाँ से डिराइव्ड किया है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम लोगों ने उसे डिराइव्ड किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इज। तो आपको बताना है कि करेक्ट नोमेनक्लेचर क्या होता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। एस ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो पूरी चीज़ें याद कीजिए। सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सीरीज वाइज आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि करेक्ट नोमेनक्लेचर कौन सा है जो कि प्रियम्बल का इंडिया का है। ठीक है, तो आपसे ऐसे बोलेगा रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवर्जन। आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ही ऐसा आपको ऑप्शन दे देगा कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मतलब पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन। इसीलिए इस चीज़ को आपको रट लेना है। ठीक है, रट लेना है पूरा, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, चल के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी लाइज इन दी। आपको बताना है कि जो सोर्स है इंडिया के पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी लाइज का, उसे हम किस से जानते हैं, तो पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ केशव नंदा भारती केस में हुआ था, जो कि आपको इस केस में ही ये सारी चीज़ क्लियर किए गए हैं कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। क्योंकि जब पहला जब केस आया था तो उसमें चीज़ों को कह दिया गया था कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पार्ट नहीं है। लेकिन उसके बाद जब केशव नंदा भारती केस आया स्टेट ऑफ केरला का, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके बाद प्रियम्बल्स के बारे में कि प्रियम्बल ही कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये सारी चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है। तो आपको केशव नंदा भारती केस को अच्छे से जानना होगा, और अगर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं अच्छे से सेशन लेकर के आऊँगी, केशव नंदा भारती केस का हर एक डिटेल दे दूँगी आपको। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंटेन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which fundamental right is also available to a foreigner on the soil of India? तो बताना है आपको कि ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि फॉरेनर्स के लिए भी है, जो कि इंडिया में रहते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट एक्शन विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपके फॉरेनर्स के लिए भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि फॉरेनर्स भी तो एक इंसान ही है ना, एक मनुष्य ही है, तो इसीलिए क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया हम लोग बात करते हैं, तो हमारे भारत में ऐसा कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि कोई इंसान अलग है। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी हैज़ बिन बोरोड। आपको बताना है कि राइट टू इक्वलिटी जो कि हमारा आर्टिकल 14 बात करता है, वो कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया है, तो वो हम लोगों ने ब्रिटेन से किया। मैंने कहा ना कि कोई आर्टिकल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है,
कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये सब चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन द जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन बोरोड। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 बात करता है, जो कि हम लोगों ने यूएसए से बोरोड किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बात करता है आर्टिकल 14। मैं बता दूं कि वो जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा, दिखा देती हूँ मैं, ये जो हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी पढ़ा, तो ये सिर्फ आर्टिकल 14 की बात नहीं करता है, ये पूरे इक्वालिटी की बात करता है, ठीक है, जो कि हमारा आर्टिकल 14 to 18 है, ठीक है। तो ये बात करता है, और मेनली इसमें आपसे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में पूछा गया है कि इसे कौन से आर्टिकल में डिफ़ाइन किया गया है। तो ये 14 में डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मैं बता दूं कि ऐसा इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर लागू होता है तो सिर्फ 2 फंडामेंटल राइट हैं जो कभी भी एब्सेंट नहीं होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। आर्टिकल 20 एंड 21 याद रखिएगा, कभी भी इसे रोका नहीं जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस जुडिशियल रिव्यू। अभी मैंने बताया, तो जुडिशियल रिव्यू आपका आर्टिकल 13 बात करता है, जो कि जुडिशियरी के लिए पूरे यहाँ पे इसमें पूरे क्लैरिफाई किया हुआ है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख सकते हो। उसके बाद आपको जो दूसरे पर्सन हैं वो आपके जुडिशरी में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये सब चीज़ यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू में आपको बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस स्टेट। तो मैं बता दूँ कि अगर स्टेट की बात करते हैं तो ये हमारा आता है कौन सा, ये हमारा फंडामेंटल राइट का आता है, ठीक है। उसके बाद डीपीएसपीज़ का अलग होता है। तो मेनली अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ये पूछे कि विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट, तो आपको बताना है आर्टिकल 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डिफाइंस प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मैंने बताया कि ये जो आर्टिकल है ये नेशनल इमरजेंसी पे भी एब्सेंट नहीं होता है। तो ये आर्टिकल 20 है, जो कि हमारा बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल डिफाइन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, यहाँ पे ई छूट गया है, ठीक है, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बताऊँ, ऐसे पूछता है कि बताइए कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे हम किस कैटेगरी में, जैसे कि पहला रिलीजन हो गया, रेस हो गया, कास्ट हो गया, सेक्स हो गया और प्लेस ऑफ बर्थ, आपको बोल देगा कि इसे सीरीज़ में लगाओ। सीरीज़ में लगाने को भी कहता है कि रिलीजन पहले आएगा, रेस, फिर कास्ट, फिर सेक्स, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये बात करता है हमारा आर्टिकल 15, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर दी आर्टिकल्स विच डिफाइंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। आपको बताना है कि डीपीएसपीज़ कितने से कितने आर्टिकल में दिया हुआ है, तो 36 to 51 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो विच आर्टिकल सेज फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। आपको पता है कि गोवा ऐसा राज्य है भारत का जहाँ की यूसीसी लागू है, स्टार्ट से ही यूसीसी लागू है, और वहाँ पे हर नागरिक एक समान है। हर नागरिक के लिए, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर जो भी हो, हर कोई के लिए एक लॉ बना हुआ है, उसी को हम यूसीसी बोलते हैं। तो गोवा इज़ अ स्टेट जो कि आर्टिकल 44 को बखूबी से निभा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी मैं बता दूं कि 4A में बात करता है और 51 आर्टिकल ए की 51 क्लॉज ए की बात करता है। तो इसमें पहले 10 थे आपके, ठीक है, पहले 10 थे फंडामेंटल ड्यूटी, बट अब चेंज होकर के 11 हो गए हैं। और एक ऐसा कौन सा ड्यूटी था जिसको कि ऐड करा गया, तो एजुकेशन को ऐड किया गया कि कंपलसरी है, ये ड्यूटी है पेरेंट्स का,
जो गवर्नमेंट स्कूल है उनका ड्यूटी है कि 6 to 14 जो एज के ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें आप कंपलसरी एजुकेशन दोगे, ठीक है। तो बस इतना ही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन एडवाइजेड इन विच आर्टिकल। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ किस आर्टिकल में बात करता है, तो आर्टिकल 29 में बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन होम डज द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आपको बता दूं कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट आपका ऐसा चीज़ है जो कि आप डायरेक्टली, अगर आप हाई कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में मेनली कि जो फंडामेंटल राइट का जो इन्फोर्समेंट है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दिया जाता है, तो वो हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को दिया जाता है। टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं, 25, ठीक है। रिसेंट कितने हाई कोर्ट्स हैं, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ग्रांटेड। तो ये आर्टिकल 29 एंड 30 बात करता है आपके कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ। राइट टू प्रॉपर्टी आपके फंडामेंटल राइट में आता था, बट इसको चेंज करके लीगल राइट के अंदर डाल दिया गया, जो कि आपका कौन सा आर्टिकल बात करता है, 300A बात करता है, ठीक है। 300A आपका राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, ठीक है। पहले हमारे फंडामेंटल राइट 7 हुआ करते थे, जो कि राइट टू प्रॉपर्टी भी था, बट राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, उसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट 6 बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द फोर्थ स्टेट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फोर्थ स्टेट कौन सा है, इसे हम मीडिया बोलते हैं। मीडिया को हम इसके फोर्थ क्या बोलें, बाउंड्री बोलते हैं, समझ रहे हो, फोर्थ बाउंड्री बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ कोच ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि फिफ्थ जो कोच है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे हम किसे बोलते हैं, तो CAG को बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ नॉट स्पेशली मैंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा कौन सा चीज़ है जो मतलब कि स्पेशली मेंशन नहीं है आर्टिकल 19 में, तो फ्रीडम टू द प्रेस, मीडिया इज इम्प्लाइड राइट नॉट एक्सप्लिसिट राइट। तो ऐसा बोलने का अधिकार तो दिया गया है, पर इन चीज़ों में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जो कि ऐड किए गए हैं कि आप पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकते, आप उन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकते, अपनी बातों से उन्हें डिफेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, तो डिफेमेशन का भी जो केस होता है ना, वो पब्लिक के सामने किसी की जो इज़्ज़त होती है, उसे पब्लिक में उसकी इज़्ज़त को ख़राब करना। जैसे कि अभी राहुल गांधी के ऊपर आपका केस चल रहा था डिफेमेशन का, उन्होंने मोदी जो टाइटल है उसके बारे में कुछ गलत शब्द कह दिया था उसके वजह से, लेकिन अगर उन्हें पूरे 2 ईयर्स के जेल हो जाते। और डिफेमेशन में बता दूं कि डिफेमेशन आपके टॉर्ट में भी दिया हुआ है, और टॉर्ट क्रिमिनल लॉ को एग्जिस्ट नहीं करता, वो सिर्फ सिविल रॉन्ग को देखता है। बट डिफेमेशन एक आपका ऐसा ये है कि डिफेमेशन आपके IPC में भी दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि डिफेमेशन एक क्या बोलूँ मैं, एक ऐसा वर्ड है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, कि दोनों में भी गिवन है। और ये पहला ऐसा मतलब डिफेमेशन ऐसा पहला है जो कि आपके IPC में भी गिवन है और टॉर्ट में भी गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम्स अंडर। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट में गिवन है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को हम BR अम्बेडकर जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका रिमूव्ड कौन से अमेंडमेंट से किया गया था। अभी मैंने बताया ना कि फंडामेंटल राइट से इसे हटा करके लीगल राइट में डाल दिया गया है, तो ये 44th अमेंडमेंट से हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द क्रेडिट फॉर पॉपुलराइजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ PIL गोज़ टू, जब जो PIL था वो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम PN भगवती के नाम से जानते हैं। ये पहली थी जिन्होंने PIL को पॉपुलराइजिंग का क्रेडिट मिला था। लेकिन इसमें आपसे पूछा है कि क्रेडिट किसको जाता है पॉपुलराइजिंग के लिए PIL का, तो जस्टिस कृष्णा अय्यर एंड जस्टिस PN भगवती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू कंपलसरी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड अंडर, मैंने अभी बताया कि ये फंडामेंटल राइट में भी गिवन है और ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी में भी गिवन है। तो ये आपका आर्टिकल 21 का ए बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आज का इतना ही था, आज का सेशन इतना ही था। तो मैं बता दूं कि बड़े सपने बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करने के बाद ही पूरे होते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशन फॉर ऑल लॉ एस्पिरेंट्स। मैं जानती हूँ कि लॉ करना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास करके बजट वगैरह को लेकर के। तो बजट से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको मैं बताऊँ कि 10 लाख से तो ऊपर ही आपका फ़ी का स्ट्रक्चर आता है 5 ईयर लॉ के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि 5 ईयर लॉ को घटा करके 3 ईयर की लॉ कर दिया जाए, क्योंकि जो मतलब जो सपने देखते हैं वो तो बड़े बड़े देखेंगे ना। और मैं जानती हूँ कि जुडिशरी को इतना ये नहीं दिया जाता है और जानबूझ के लोग चाहते हैं कि जुडिशरी दबा रहे, पर ऐसा नहीं है। जिसे जिद है वो करेगा ही, ठीक है, वो कैसे भी करेगा। तो बस आज का सेशन इतना ही था। अगर सेशन पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट कीजिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन जो कि CUET 22 मई को होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक उसके लिए, और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो अगर आपको किसी भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं फटाफट उसका आंसर करूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।